प्रिय विद्यार्थियों, विगत व्याख्यान की कड़ी में आज हम समस्या नाटक पर विचार करेंगे। इससे आप समझ पाएंगे कि समस्या नाटक क्या है, इनका उद्भव कैसे हुआ, किस आधार पर हुआ और साथ ही ध्रुव स्वामी किस प्रकार से समस्या नाटक है और किस समस्या को ध्रुव स्वामी में प्रमुखता से उठाया गया है, उसका किस प्रकार से समाधान बताया गया है। इन सभी बिंदुओं पर हम आज चर्चा करेंगे। समस्या नाटक यह एक खास तरह का नाटक है जिसका जन्म 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पश्चिम में नाट्य आंदोलन के रूप में हुआ। इस नाट्य धारा के प्रमुख नाटककार थे इब्सन, बर्नार्ड शॉ और गाल्सवर्दी। समस्या नाटक के माध्यम से रंगमंच यथार्थवादी और बुद्धिवादी विचार भूमि से जुड़ा। यानी अब तक जो नाटक ऐतिहासिक आधार पर, सामाजिक आधार पर लिखे जा रहे थे, परंतु वो यथार्थ से दूर थे, अब यह समस्या जो नाटक लिखे जा रहे या लिखे गए वो यथार्थवाद को प्रमुखता से उभारने लगे और साथ ही बुद्धिवाद भी उसमें झलकने लगा। यानी यथार्थवाद और बुद्धिवाद दोनों की एक में एक स्थिति समस्या नाटक में हमें देखने को मिलती है। समस्या नाटक यथार्थपरक दृष्टि का नाटक होता है जिसमें जीवन के ज्वलंत प्रश्नों से जूझती किसी समस्या को अपने नग्न यथार्थ में प्रस्तुत करना लेखक का उद्देश्य होता है। यानी कोई भी जीवन की समस्या है उसको ज्यों की त्यों लेखक के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जैसे इब्सन के नाटक दी डॉल्स हाउस में स्त्री की सामाजिक स्थिति की समस्या को उठाया गया है, या गाल्सवर्दी के जस्टिस नाटक में आर्थिक विषमता की समस्या को पुरजोर तरीके से उठाया गया है। समस्या नाटक के अंतर्गत किन किन विशेषताओं को रेखांकित किया जा सकता है वो आप यहाँ देख सकते हैं। यानी समस्या नाटक की क्या क्या विशेषताएं होती हैं या होनी चाहिए, वो इस प्रकार है। समसामयिक जीवन से कथा वस्तु का चयन, यानी समसामयिक जीवन जो समकालीन जीवन है उसमें से कथा वस्तु का चयन होना चाहिए। रंगमंच की यथार्थवादी शैली को अपनाना, समसामयिक सामाजिक जीवन के ज्वलंत प्रश्नों को बौद्धिक ईमानदारी से उद्घाटित करना, यानी
समसामयिक सामाजिक जीवन के ज्वलंत प्रश्न हैं, उनको बौद्धिक ईमानदारी से यानी तर्क सहित उनका उद्घाटन करना। रूढ़ सामाजिक प्रथाओं में बंधे जीवन की विभीषिकाओं, प्रवंचनाओं और खोखलेपन की प्रस्तुति के माध्यम से व्यक्ति और समाज के बीच के द्वंद्व को दिखाना। यानी जो सामाजिक प्रथाएं हैं, रूढ़ियां हैं, उनके कारण व्यक्ति और समाज के बीच जो द्वंद्व चलता है, उस द्वंद्व को समस्या नाटक में प्रमुख रूप से दिखाया जाता है। नए पुराने विचारों का द्वंद्व, परंपरावादी धारणाओं पर व्यंग। जो परंपराएं चल रही है, सड़ी गली है, उनकी कोई उपयोगिता नहीं है और उनके आधार पर व्यक्ति का या मनुष्यता का हनन हो रहा है या मानवता का हनन हो रहा है, उस पर व्यंग हो। शिल्प के स्तर पर वास्तविकता की भ्रांति उत्पन्न करना। यानी शिल्प यानी जो कला पक्ष है, जैसे कि हम देखते हैं कला पक्ष में भाषा का बहुत बड़ा योगदान रहता है या भाषा प्रमुख तत्व रहती है, तो भाषा के स्तर पर वास्तविकता की भ्रांति उत्पन्न करना। जीवन का यथातथ चित्रण, जैसा कि जीवन देख रहा है, जिस समाज में लेखक रह रहा है, उस समाज में जो कुछ घटित हो रहा है उसको यथा तथ्य, ज्यों की ज्यों यानी ज्यों की त्यों या हूबहू अपने नाटक में चित्रण करना। यथार्थपरक संवाद योजना, व्यंग, वक्रोक्तिपूर्ण तर्क वितर्क की प्रधानता। यानी पूर्व में ही बताया जा चुका है कि बुद्धिवाद से और यथार्थवाद से प्रेरित होकर समस्या नाटक लिखे गए। तो जहाँ बुद्धिवाद है तो वहाँ तर्क वितर्क का आना लाजमी है। भावुकता का विरोध, साथ ही स्वगत कथनों का भी बहिष्कार। जो कि पूर्व के नाटक थे उनमें स्वगत कथनों का बोलबाला था, यहाँ समस्या नाटक में स्वगत कथनों का बहिष्कार किया गया। सहज बोलचाल की भाषा, गीतों का प्रयोग न होना। यानी पहले जैसे प्रसाद जी के नाटकों में गीत भी होते थे, जैसे अरुण ये मद में देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। हिमाद्री तुंग सुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती आदि जैसे गीत होते थे, वो समस्या नाटकों में बंद हो गए या उनको नकार दिया गया। नैराश्य व्यंजक प्रभाव की दृष्टि, यानी चारों तरफ वातावरण में जो समस्या है उसकी जटिलता को पूर्णता के रूप में उभारना, जिससे कि जटिलता और जो समस्या है उससे नैराश्य का वातावरण बन जाता है। जीवन की यथार्थ समस्या को अपनी संपूर्ण विकृतियों, विडंबनाओं और असंगतियों के साथ प्रस्तुत करना, साथ ही उनका समाधान नहीं किया जाता। इस तरह दर्शक को समाधान खोजने को प्रेरित किया जाता है। संकलन त्रय का निर्वाह। संकलन त्रय के बारे में
जैसा कि आप जानते होंगे, स्थान, कार्य और समय की एकता। स्थान, कार्य और समय की एकता, इन तीनों के माध्यम से ही कथा वस्तु में प्रभावान्विति आती है। यानी कथा वस्तु है वो प्रभावशाली बनती है। इनका संकलन त्रय, इनकी एकता होनी चाहिए, स्थान की, कार्य की और समय की। समस्या के प्रति लेखकीय वक्तव्य की नाटक की भूमिका के रूप में प्रस्तुति। नाटक की जो भूमिका रहती है उसमें लेखकीय वक्तव्य होता है, यानी लेखक उसमें अपनी समस्या के बारे में, जो समस्या उसने उस नाटक में उठाई है या उजागर की है, उस समस्या के प्रति लेखक क्या सोचता है, क्या मैसेज अपने नाटक के माध्यम से, क्या संदेश अपने नाटक के माध्यम से आम जन को वो देना चाहता है। वो वक्तव्य नाटक की भूमिका के रूप में जरूर होना चाहिए। ये समस्या नाटक की कुछ विशेषताएं हैं। समस्या नाटक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। समस्या नाटकों का उद्देश्य होता है समाज को अधिकतर जैसा है वैसा ही सामने रखना, उसके भीतर की विभिन्न विषमताओं से उत्पन्न प्रश्नों का जीता जागता रूप खड़ा करना तथा यदि संभव हो तो समाधान के स्वरूप का भी आभास देना। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सभी विशेषताओं को अपनी परिभाषा में समाहित करते हुए बता दिया है कि जो जैसा है, जैसा कि मैं पूर्व में भी बता चुका हूँ, लेखक समस्या नाटक में समाज में जो विषमता है उसको जैसा है वैसा की वैसा ही हूबहू अपने लेखन में उतारता है। साथ ही वो उसका कुछ समाधान भी पूर्णतया रूप से नहीं तो उसका संकेत मात्र दे देता है कि भाई यह भी इस समस्या का समाधान हो सकता है। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो समस्या नाटक शब्द से ही आभास होता है कि कुछ ऐसे विशिष्ट नाटक जिनमें समस्याओं की प्रधानता हो या जिनका आधार समस्याएं हो, समस्या नाटक कहलाते हैं। ये समस्याएं क्या थी या हैं जिनकी प्रधानता इन कृतियों में रहती है। यानी समस्या क्या थी, यानी पूर्व की क्या समस्याएं थी और क्या आज वर्तमान में है, उनका भी लेखा जोखा लेखक या नाटककार अपनी लेखनी से देता है। वे समस्या नाटक है। समस्या नाटक के संदर्भ में विशेषता में शिल्प पक्ष की बात आई थी, तो शिल्प पक्ष के बारे में बता दिया जाए या स्पष्ट कर दिया जाए कि शिल्प पक्ष क्या है। समस्या नाटकों में नाट्य शास्त्रीय निर्देश
एवं परंपराओं का परित्याग किया गया है कि जो पूर्व में नाट्य शास्त्र के लिए आधार पर नाटकों के लिए जो निर्देश थे, उन निर्देशों का, उन परंपराओं का समस्या नाटक में पूर्णतया बहिष्कार किया गया। इस कारण इसका शिल्प स्वरूप केवल समस्या चित्रण पर ही केंद्रित रहता है। इन नाटकों में नांदी, प्रस्तावना, भरत वाक्य, सूत्रधार, नट और नटी सभी का बहिष्कार किया गया है कि जो कि पूर्व के नाटकों में ये सारे अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करते आए हैं, परंतु समस्या नाटकों में इन सभी को दरकिनार कर दिया गया या बहिष्कार इनका कर दिया गया। नाटककार केवल नाटक की समस्या को पाठकों के सम्मुख रखने के लिए आतुर रहता है, यानी नाटककार का एक ही उद्देश्य रहता है कि वो पाठकों के समक्ष जो समस्या है उसको रखे, उसके अलावा उसके लिए कोई भी चीज़ महत्वपूर्ण नहीं होती। इसके लिए आरंभ में एक परिस्थिति का निर्माण किया जाता है, फिर उसकी व्याख्या की जाती है और अंततः वस्तु स्थिति में अंतर्निहित किसी व्यक्ति या व्यक्ति विशेष अथवा सामाजिक समस्या को प्रस्तुत किया जाता है। यह समस्या विभिन्न चरित्रों के माध्यम से अभिव्यक्त की जाती है, यानी जो समस्या है उस समस्या को वर्णित करने के लिए नाटककार विभिन्न चरित्रों का संयोजन करता है, जिनके माध्यम से समस्या नाटक में उजागर होती है या वर्णित होती है। यानी स्वाभाविकता का आग्रह इन कृतियों की सर्वप्रमुख विशेषता है। इसी कारण इसमें अस्वाभाविक रूढ़ियाँ यथा स्वगत भाषण, एकांत भाषण, यानी स्वगत भाषण यानी व्यक्ति अपन देखते हैं कई बार व्यक्ति अपने आप से ही बात करता है, वो स्वगत भाषण होता है, यानी स्वयं से संवाद। एकांत भाषण, कोई व्यक्ति एकांत में अपने आप से ही बात करता है, वो एकांत भाषण। मंगलाचरण, मंगलाचरण यानी नाटक है, कोई कृति है, कोई रचना है, उसके आरंभ में लेखक है अपने इष्ट देव को उसको समर्पित करता है, वही मंगलाचरण कहलाता है। तो मंगलाचरण भी यहाँ नहीं होता। भरत वाक्य आदि का पूर्ण बहिष्कार किया गया है। इसके अतिरिक्त गीत और नृत्य आदि की संस्थिति भी नहीं है, यानी गीत भी नहीं होते, ना उसमें नृत्य का कोई प्रावधान होता है। भाषा सरल और स्वाभाविक तथा शैली मनोविश्लेषणात्मक एवं व्यंग्यात्मक रहती है। इनमें दृश्य वर्णनों तथा नाटकीय निर्देशों की सूक्ष्म एवं विस्तृत विवेचना मिलती है। समस्या नाटकों में संयोग से घटित होने वाली घटनाओं का कोई स्थान नहीं होता, यानी इस प्रकार यह इसका शिल्प स्वरूप रहता है। भारत में समस्या नाटक कब आए, किसके द्वारा सर्वप्रथम रचना की गई, इसके बारे में भी अपन चर्चा कर लेते हैं। हिंदी में समस्या नाटक को सशक्त रूप में लाने का श्रेय लक्ष्मी नारायण मिश्र के सन
1931 में छपे नाटक सन्यासी तथा राक्षस का मंदिर को प्राप्त है। उसके बाद कुछ अन्य नाटककारों ने भी इस दिशा में प्रयोग किए। इस तरह कथ्य और शिल्प के स्तर पर हिंदी नाटक के क्षेत्र में एक नया आंदोलन शुरू हुआ। इस क्षेत्र में अन्य नाटककारों के कार्य के बावजूद वर्चस्व मिश्र जी का ही रहा, यानी लक्ष्मी नारायण मिश्र ही इस समस्या नाटक की कड़ी के या परंपरा के सर्वश्रेष्ठ नाटककार माने जाते हैं। उन्होंने सिंदूर, होली, मुक्ति का रहस्य आदि अन्य समस्या नाटक भी लिखे, किंतु बुद्धिवाद का नारा बुलंद करने के बावजूद मिश्र जी भावुकता से पीछा नहीं छुड़ा पाए। यानी यहाँ इनकी यह कमजोरी रही। बुद्धिवाद का तो नारा बुलंद किया, परंतु जो भावुकता से पीछा छूटना चाहिए था वो भावुकता इनसे छोड़ी नहीं गई।